नमस्कार। नरेंद्र मोदी चाहे जहां भी हो, देश में हो, विदेश में, दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर, काशी हमेशा उनके दिल में रहती है। काशी हमेशा उनके दिमाग में रहती है। ये बातें बस कहने की नहीं है, बल्कि इन बातों को दिखाने के सबूत भी हैं। कल रात जब आप अपने अपने घरों में सो रहे थे, तब मोदी काशी में रत जगा कर रहे थे। काशी की गलियों में प्रधानमंत्री आम लोगों से मिल रहे थे। काशी की सड़कों पर पैदल चल रहे थे। मोदी का काशी प्रयोग कितना कामयाब है, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। हर हर महादेव। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव शिव। गंगा मैया ने बुलाया, मोदी ने धर्म निभाया। मोदी रात में निकले तो बदलता हुआ बनारस देखा। काशी रात भर जगती है। कहते हैं कि विश्वनाथ का धाम कभी विश्राम नहीं करता, लेकिन सुबह से लेकर आधी रात के बाद तक काम करने वाला प्रधानमंत्री काशी ने पहली बार देखा है। काशी के शिवालय में, काशी के देवालय में और काशी की गलियों में नरेंद्र मोदी वीवीआईपी की तरह नहीं आते। वो एक सामान्य भक्त की तरह घूमते हैं। काशी को नई पहचान देने वाले बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक की नजर से निहारते हैं। काफी प्रशस्त जगह, काफी प्रशस्त जगह। यहाँ भी, ये भी, उधर उसमें भी, नहीं यहाँ पर भी बैठ के किस हुई है आप मौजूद करना है तो भी बहुत अच्छा जी। नमो मंत्र बहुत सिंपल है। जो बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करना है, जो ठीक है उसे और सुंदर बनाना है। यही तो वो मिशन है जिसमें प्रधानमंत्री 24/7 कब्जाने की बात करते हैं। रेलवे स्टेशन बिना किसी सूचना के काशी वासियों को आदिकाल से ही सत्य, शिव और सुंदर की पहचान रही है। तभी तो काशी के निवासी भक्त मोदी पर इतना प्यार लुटाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। काशीवासियों का ये प्यार किसी को भी अभिभूत कर सकता है। मोदी बच्चे से मिलते हैं तो उसे लाड करते हैं, दुलार करते हैं। तो सोते नहीं हो। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री 2 दिन काशी में रहे। काशी के पास उमराह में स्वरवेद मंदिर जाकर मोदी ने योग साधना शिविर में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री का एक एक मिनट रिकॉर्ड पर है। काशी से लेकर उमराह तक हमने नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को सुना। मोदी का हर एक्शन धर्म की परिभाषा में फिट होता है।
लेकिन धर्म की बात कहीं और से आई है। सबसे बड़ा हिंदू कौन? सबसे बड़ा शिव भक्त कौन? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या फिर कोई और? ये बहस मोदी ने शुरू नहीं की है, मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करीब 60 घंटे पहले एक राजनीतिक रैली के मंच से हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाने आए थे। नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र से पूरी पिक्चर दिखा दी। सबसे पहले आपको राहुल गांधी की बात सुनाते हैं, फिर मोदी की बात भी दिखाएंगे। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार हिंदू शब्द लाते हैं, अपने धर्म को मोदी के धर्म से अलग बताते हैं। दूसरी तरफ मोदी धर्म का जिक्र भी नहीं करते, भले ही तमाम धार्मिक कार्यों में वो सबसे आगे रहते हैं। क्या राहुल गांधी ने भारी गलती कर दी है? क्या राहुल अपने ही जाल में फंस गए हैं? या हिंदू और हिंदुत्व की बात करके राहुल गांधी कोई नई सियासत शुरू करना चाहते हैं? 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू, एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। राहुल गांधी हिंदुओं की सरकार बनाना चाहते हैं। राहुल खुद को सच्चा हिंदू बताते हैं और मोदी को कच्चा हिंदू कहते हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह कबीरदास के एक दोहे के जरिए पीछे से वार करते हैं। मोदी का नाम लिए बिना वो बैल बैल चिल्लाते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी इन दिनों हिंदू वोटों को जोड़ने में जुटे हैं। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी हदें पार कर जाते हैं। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहां रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। अखिलेश काशी का नाम लेते हैं, फिर भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है? उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। पुरानी सरकार के काम को जरूरी है, सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। मोदी ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने से पहले गंगा मैया में डुबकी लगाई। धार्मिक दृष्टि से देखें तो मोदी ने पूजा की परंपरा निभाई। राहुल और अखिलेश मोदी की डुबकी पर भी सियासत की डुगडुगी बजा देते हैं। शक्ति, जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है। दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, वैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है, वो मुखौटा है। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया, वो
शक्ति का इंप्लीमेंटर है। किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है। मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाए? कि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इतना हिंदू हिंदू क्यों हो रहा है? वजह यह है कि अब तक सेकुलर खेल रही सारी पार्टियों को अपने हिंदू वोट पर खतरा दिख रहा है। कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट यह है कि पार्टी की इमेज एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ए.के. एंटनी कमेटी बनाई थी। पहली बार उसी कमेटी ने इस पर पक्की रिपोर्ट दी थी। अब कांग्रेस उस इमेज से निकलने के लिए छटपटा रही है। इसीलिए राहुल गांधी मंदिर जाते हैं और प्रियंका गांधी मंच से चंडी पाठ करती हैं। रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मगर राहुल की दिक्कत यह है कि मोदी जिस हाइट पर पहुंच चुके हैं, राहुल वहां पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण तो है ही, ये नित नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया। पिछले 7 साल में मोदी और काशी एकाकार हो चुके हैं। मोदी को हिंदू या हिंदुत्व कहने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री का कर्म प्रधानमंत्री का धर्म बता देता है। आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व की थ्योरी बताते हैं, नरेंद्र मोदी प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसीलिए हिंदू वोटों की लड़ाई में राहुल गांधी मोदी को मैच नहीं कर पाते। मोदी के लिए सिर्फ धर्म का प्लस पॉइंट नहीं है, विकास और विश्वास वाली पॉलिटिक्स में भी मोदी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मोदी काशी से निकलकर उमराह के जिस सर्ववेद महामंदिर तक गए, वो काशी से बहुत दूर नहीं है। काशी से निकलकर सारनाथ पार करते ही उमराह आ जाता है। लेकिन 2014 से पहले यहां तक पहुंचने में घंटों लग जाते थे। अब यहां मिनटों में पहुंचना संभव हो गया है। वो दिन भी याद करिए जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो, उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। काशी के मंदिर हो, काशी के गंगा घाट हो, काशी की सड़कें हो, काशी की गलियां हो या काशी की नालियां हो, सब पर मोदी का असर है, मोदी की छाप है। फिर भी मोदी इस काशी को संवारने के लिए रत जगा करते हैं। बनारस की सड़कों पर घूमकर शहर का हाल चाल जानते हैं। एक वक्त था
जब बनारस के इस गुदोलिया चौराहे की पहचान भीड़भाड़, अतिक्रमण, जाम और सड़कों पर बने गड्ढों से थी, मोदी ने इसकी काया पलट कर दी है। वाराणसी में गुदौलिया चौराहे से ये दशाश्वमेध घाट जाने की सड़क है। आधी रात को अचानक इस चौराहे पे गाड़ियों का काफिला रुका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरकर इस सड़क पर आए जो दशाश्वमेध सीधे जा रही है। इस सड़क को सुंदर बनाया गया है तो प्रधानमंत्री ने देखा कि इलाका किस तरह से इसका विकास हुआ है, सड़क बढ़िया हो गई है, चौड़ी हो गई है, सारे घर और जो दुकान है वो एक रंग में पेंट कर दिए गए हैं, जो दुकानों के बोर्ड हैं वो भी यहाँ पर एक डिजाइन के हैं। आधी रात का टाइम था, कैलेंडर में तारीख बदल गई थी, लिहाजा बहुत सारे लोग सो गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाग्यशाली भी थे कि आधी रात को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सड़क पर देखा और कुछ ने उनसे बात भी की। मोदी के बारे में विरोधी खूब बातें बनाते हैं, मोदी को घेरने के लिए अलग अलग थ्योरी निकालते हैं, लेकिन वो मोदी को पकड़ नहीं पाते। विरोधी 22 की सोच रहे हैं, मोदी 24 की तैयारी कर चुके हैं। अब से 1 घंटा पहले सोनिया गांधी के घर पर एक बड़ी मीटिंग हुई है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई, शरद पवार आए, संजय राउत भी पहुंचे, सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला भी दिखे। इस मीटिंग में एक बार फिर कोशिश हुई है राहुल गांधी को एंटी मोदी मोर्चा का नेता डिक्लेयर करने की। तैयारी सुबह से चल रही थी। राहुल गांधी को बार बार कैमरे पर लाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, राहुल को लीड स्पीकर की तरह प्रोजेक्ट किया गया और फिर शाम में चाय पर बैठक हुई, लेकिन बात बन नहीं पाई। राहुल को रीलॉन्च करने का पायलट प्रोजेक्ट आज किसने चलाया और किसने प्रोजेक्ट को फेल कर दिया, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल रिपोर्टर्स ने पूरी इनसाइड स्टोरी पता कर ली है। 24 के लिए एक नया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। पैसेंजर सीट पर राहुल है, पायलट सीट पर शिवसेना। आज गले मिलन समारोह भी हुआ, शेरो शायरी भी हुई, जबरदस्त राहुल राहुल भी हुआ। हेलो राहुल जी, आप आए बाहर आइए, आप आए बाहर आइए। लाइव कैमरे पर बहुत कानाफूसी हुई है। बीच में राहुल थे, अगल बगल उनके 2 एडवाइजर दिखे। संजय राउत की एंट्री बाद में हुई, राहुल ने पहले पूरी प्रैक्टिस की। सुबह सुबह राहुल ने अपना ट्विटर टाइमलाइन पर ट्यूशन वाला टेक्स्ट चिपकाया। बाद में कैमरे पर आते ही क्या कहना है, कितना कहना है, कैसे कहना है, इस पर दिमाग खपाया। राहुल ने अधीर रंजन चौधरी से पूछा, अधीर रंजन चौधरी ने संजय राउत से पूछा, फिर खड़गे ने राहुल को इंस्ट्रक्शन दी और ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। 14 दिन कितने दिन हुए? 12 दिन। अब देखो 12 दिन, 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते Two weeks. There is no necessary mention. Just 2 weeks continuous. How many कहने को राहुल सस्पेंड किए गए, सांसदों के फेवर में माहौल बना रहे थे। संसद से विजय चौक तक पॉलिटिकल रोड शो निकाल रहे थे, मगर मोदी को ट्यूशन लेने की सलाह देने वाले राहुल आज खुद पढ़कर नहीं आए थे, सिर्फ माहौल बनाने आए थे। किसे कहां बिठाना है राहुल को ये तो पता था, मगर कहना क्या है इसके लिए उन्हें खुद ट्यूशन लेनी पड़ेगी। सस्पेंडेड एमपी यहाँ बैठ जाइए आप। अरे नहीं ऐसे चेहरा उस साइड में, चेहरा उधर करिए आप भैया, आप इधर आइए मैम। नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल की फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। राहुल को लग रहा है सामने दीदी है और पवार है, मोदी तो दूर की बात है। आफ्टर इफेक्ट ये रहा, नया हैशटैग घूमने लगा, डरो मत वाली पटकथा फैलने लगी है। राहुल की एंग्री लुक वाली तस्वीरों के साथ
24 वाले प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो गई है और इस लॉन्चिंग को शिवसेना पॉलिटिकली स्पॉन्सर करती दिख रही है। ये संघर्ष चल रहा है, इसका सबूत भी मिल गया है। गौर से देखिए, संजय राउत बोलना शुरू करते हैं, राहुल साइड में खड़े रहते हैं, खड़गे राहुल को पकड़कर कैमरे के सामने लाते हैं और फिर जैसे ही राहुल की तारीफ होती है, पीछे से अधीर रंजन चौधरी की वाह वाली आवाज सुनाई देती है। आज हम यहाँ चल कर आए। हम सब 12 दिनों से महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे थे और आज दूसरे गांधी के साथ चलकर हम यहाँ तक आए हैं। अभी हम देखेंगे कि उसमें कितना है दम। हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। शिवसेना राहुल राहुल करेगी, राहुल मोदी मोदी करेंगे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। कैमरे से छूटते ही राहुल फिर ट्विटर पर आए, 2 ट्वीट दागे। पहले पॉलिटिकल धर्म और अधर्म के बहाने मोदी को घेरा, फिर एक नई लाइन पकड़ी, मोदी जी माफी मांगो वाला टेक्स्ट चिपकाया और उससे पहले कैमरे पर लखीमपुर वाया चाइना होते हुए देश की संसद को ही म्यूजियम बता डाला। पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो, हमारे दो, उठाने नहीं देंगे। 4 लोग उठाने नहीं देंगे, इनको बाहर कर देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा। नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है। म्यूजियम है। अब जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं। कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते। एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। फिलहाल राहुल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि 24 तो छोड़िए, उनके लिए 22 में दिक्कत है, 23 में भी दिक्कत है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के इस ट्वीट में छिपा है। राहुल सस्पेंड सांसदों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और डेरेक इसे राहुल का स्टंट बताते हुए ओपनली प्रोटेस्ट को हाईजैक करने का आरोप लगा देते हैं। हम लोग जो करते वो करने शुरू कर दिया। जो हम करने चाहते कोई कहे किए नहीं। अभी ये हम लोग स्टार्ट किए जो हम लोग किधर किधर जाएंगे, सब पूरा भारत में घूमेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे, सबको इसी करेंगे अच्छा चीज़ काम करने का। इसलिए हमारा लीडर का नाम ममता बनर्जी है, हमारे लीडर का नाम अभिषेक बनर्जी है। ये दोनों बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा काम कर रहा हम लोग। इसीलिए हम लोग देख रहे, हम लोग जो करते हमारे पीछे वो लोग करते। भाई आप लोग अलग कुछ करो ना, नया कुछ करो। हम लोग पैदल से जाएंगे कि हमला प्लेन से जाएंगे, किधर घूमेंगे, क्या बात करेंगे, हमारा बात है। तृणमूल कांग्रेस अभी नेशनल पार्टी है। हम लोग इतना अच्छा से हैं। हम लोग बीजेपी का आउटप्लेट कर दिया बंगाल में। इसके बाद दीदी गोवा में दिखती हैं, मंच पर आती हैं और सबसे पहला सियासी बाउंसर राहुल एंड कंपनी पर ही मारती हैं। जो भी अलायंस बनाया तो बीजेपी डर गया। तो हम लोग भी चाहते हैं गोवा में बीजेपी को खत्म होना है। अगर खत्म होना है तो सबको इकट्ठा होना है और जो चाहते हैं बीजेपी को हराना है वो लोगों को, मेरे को विनती है कि आप लोग वोट डिवाइड ना करें, हमारे साथ आके वापस आए, हमारे साथ मिले। अगर बीजेपी को हराने चाहते हैं, जो कांग्रेस बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम अकेले लड़ेंगे। भाई देश भर तो अकेला ही लड़ा, हमारा खिलाफ में भी लड़ा, अभी भी लड़ते हो हमारा साथ एवरीडे। तो बीजेपी को तो कम से कम लड़ो, उसका बात बड़ा बड़ा बात करो। हम भी कांग्रेस में थे, क्यों छोड़ के आया? आपका साथ दोस्ती देख के आप रिश्ता बनाते हैं बीजेपी के साथ अपन को बचाने के लिए, लेकिन आप किसी को रिश्ता नहीं देखते हैं। अगर दुख में आपका साथ कोई ना रहे तो खाली वोट का टाइम में आने का कोई जरूरत नहीं है। ये 24 की खुल्लम खुल्ला लड़ाई है।
मगर इसमें मजे की बात यह है कि सारे मोदी विरोधी आपस में ही उलझे हुए हैं। जमकर तू मैं हो रही है। शिवसेना ऑफ और ऑन रिकॉर्ड राहुल के खेमे में आ चुकी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बयानबाजी हो रही है। मोदी पर नहीं, फिलहाल तो दीदी पर हमले हो रहे हैं। आप सभी इकट्ठा नहीं होते। मैंने 1977 की बात की थी, याद है, 76-77 की, कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा एक देश एक संघ हुआ, तभी जाकर उस वक्त की कांग्रेस को पराजित कर पाए। आज भी वही स्थिति है। अगर आप एक संघ नहीं होगे तो सपना देखना गलत होगा। आपस में अगर डिवाइड एंड रूल होगा तो कुछ नहीं होगा। देखो, विनम्रता होगी हर एक को। मैं कहूँगा मैं ही शिवसेना हूँ, अगर कांग्रेस को आना है तो आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब थोड़ा एक कदम पीछे एक कदम आगे, दोनों भी होने चाहिए, तब जाकर आगे आते हैं ना। नहीं तो ये ईगोइस्टिक वाली बात होती है, वो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसकी जड़ें आज भी हैं, आज भी 20% वोट वो लेती है, आज भी। राहुल के लिए फील्डिंग तो जबरदस्त की जा रही है। शिवसेना खुलकर बैटिंग कर रही है, मगर दीदी गोवा से अपने लिए माहौल बना रही हैं। टीएमसी को इंडिया का ऑल्टरनेटिव बता रही हैं और ये बात खुलकर कह रही हैं। तृणमूल कांग्रेस गोवा में असली ऑल्टरनेटिव बन गया। असली ऑल्टरनेटिव गोवा का आदमी चाहते थे। किसको वोट देंगे? हम लोग को वोट दीजिए। दिल्ली का दादागिरी, नक्का, आनंद नक्का, बाप रे बाप, खाली दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, यही करते हैं, आज झूठा बोलता है। ममता बनर्जी के ऐसे बयानों का असर दिल्ली में हो रहा है। आज ही सोनिया गांधी के घर अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। दरवाजे खुले, सारे सियासी प्लेयर्स जुटे, शरद पवार भी पहुंचे, लेफ्ट के नेता भी दिखे, संजय राउत भी मौजूद रहे, राहुल ने भी अपनी अटेंडेंस दी। कहने को इस मीटिंग का एजेंडा संसद था, लेकिन पर्दे के पीछे इसी बात को लेकर माथापच्ची हुई होगी कि 24 में खेला करेगा तो कौन करेगा। शुरुआत हो गई है। संजय राउत ने बड़ा इशारा दिया है, दीदी को झटका लगा है। देखिए, अपोजिशन यूनिटी ये मेन एजेंडा रहा। अपोजिशन यूनिटी, हमको एक साथ काम करना है, एक साथ आगे जाना है और स्टेट वाइज काम करना है। एक फर्स्ट मीटिंग है ये, वापस मिलेंगे। सर, को यूपीए में शामिल करने की भी क्या चर्चा हुई? ये बात नहीं हुई, लेकिन हम एक साथ काम करने के बारे में सबका। हाउस के अंदर सर कोई किस तरीके से आप सरकार को कॉर्नर कर पाएंगे? 12 सांसदों का तो उस बारे में वापस कल हमारी मीटिंग है। पवार साहब खुद मीटिंग को आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू। यूपीए में सर शिवसेना शामिल होगी, शिवसेना से चर्चा हुई क्या? आगे की बात है। इस अर्जेंट मीटिंग की एक वजह ये पोस्टर है। एंटी मोदी मोर्चे में फिलहाल तो दीदी ने बढ़त बना रखी है। वी आर ग्रोइंग वाला टीएमसी का ये पोस्टर राहुल की बेचैनी बढ़ा रहा है। प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं, कांग्रेस में दम नहीं बचा। रही बात मोदी विरोधी पिच की, तो अब राहुल तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। हर बार ओपनिंग दीदी ही कर रही हैं। गोवा से यूपी तक खूब माहौल बना रही हैं। बीजेपी का पास मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। पहले बीजेपी को बोलना चाहिए, चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है। चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बैठ जाता है, और कोविड में जब लोगों ने मरता है वही मां गंगा में भसा देता है। जनता को क्रिमेशन भी नहीं करने देता है। मां गंगा को अपवित्र किया है। चुनाव का टाइम में हिंदू मुसलमान होता है, चुनाव का टाइम में गंगा डूब होता है, लेकिन चुनाव का बाद गंगा मां का धरती में डेड बॉडी जाता है तो किसी को याद भी नहीं पड़ता है। बीजेपी का पास क्या मेरे को सर्टिफिकेट लेना है? हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, तुम कौन हो? हमारा नाम टाइटल पिताजी माताजी दिया, परंपरा से आया। हमको ये बोलने शर्म लगता है कि अगर आप पूछे कि हम हिंदू हो और मुस्लिम हो, हम ब्राह्मण हो और कायस्थ हो और आदिवासी हो और ट्राइबल हो,
अरे हम तो इंसान है। एंटी मोदी मोर्चे के एक्शन और रिएक्शन से एक चीज तो क्लियर है, सबके टारगेट पर नरेंद्र मोदी हैं। हर रोज नए नए प्लेयर्स जरूर आ रहे हैं। दीदी, राहुल और पवार तो पहले से थे। नई एंट्री अखिलेश यादव की है। ओवैसी भी मैच में बने हुए हैं। विपक्ष को कौन लीड कर सकता है, राहुल गांधी या ममता बनर्जी या शरद पवार? देखिए, इस बार देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। मुझे अफसोस है कि आपने अखिलेश यादव जी का नाम क्यों नहीं लिया। और आप आने वाले चुनाव में हम आपको दिखा भी देंगे कि देश का सबसे बड़ा अपोजिशन का नेता, उभरता हुआ नेता अखिलेश यादव जी होंगे। यूपी असेंबली का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और सबसे ज्यादा हंगामे के आसार लखीमपुर कांड को लेकर दिखने लगे हैं। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच में बताया है कि लखीमपुर में जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने हादसे वाली धाराएं हटाकर हत्या की कोशिश वाली धाराएं लगाने की सिफारिश की है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी हैं और इस वक्त जेल में। विपक्ष किसानों की हत्या का आरोप लगा रहा है। किसान नेता मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। और इसकी पूरी डिटेल अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप कुमार ने बताई, वो भी सुनिए। आज न्यायालय द्वारा धारा 279, 338, 304 ए आईपीसी की घटोत्तरी कर धारा 307, 326 आईपीसी व 3/25, 30, 35 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। क्या मायने हैं जो धाराएं बढ़ाई गई हैं? धाराएं जो जिनका अपराध पाया गया है उनको बढ़ाया गया है और जिसका जो है अपराध नहीं पाया गया है उसकी धाराएं हटाई गई हैं। बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। एक्ट्रेस करीना कपूर और उनकी करीबी दोस्त अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों 8 दिसंबर को करण जौहर के घर पर हुई एक पार्टी में शामिल थे। बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा का घर सील कर दिया है। करण जौहर की पार्टी में शामिल सभी सेलिब्रिटीज और उनके स्टाफ की आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जा रहे हैं। इस बीच करीना की तरफ से पहली बार इसे लेकर बयान जारी किया गया। कहा गया है कि पार्टी में कोई एक ऐसा था जो बीमार था, लगातार खांस रहा था, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए था। सबकी जांच हो रही है। मुंबई के किस स्टार को घर पर रहने के लिए कहा गया है, किस स्टार को होम आइसोलेशन में रखा गया है, देखिए पूरी रिपोर्ट। करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव, अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव, महीप कपूर कोरोना पॉजिटिव, सीमा खान कोरोना पॉजिटिव। ये तस्वीरें करण जौहर के घर हुई उस पार्टी में शामिल होने जा रहे फिल्मी सितारों की हैं, जहां से बॉलीवुड में कोरोना वायरस की री एंट्री की बात कही जा रही है। पार्टी में सबसे पहले आलिया भट्ट पहुंची थी। आलिया भट्ट के पीछे ही अमृता अरोड़ा, करिश्मा कपूर और करीना कपूर की कार पहुंची। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक कार में तीनों एक्ट्रेस सवार होकर करण जौहर के घर पहुंची थी। करीना की कार के बाद सीमा खान और महीप कपूर भी एक ही कार में पार्टी में पहुंची थी। उसके बाद अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा पहुंचे थे। ये पार्टी 8 दिसंबर को हुई थी। पार्टी करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई थी। पार्टी करण जौहर के घर यानी पाली हिल के इसी द रेजिडेंसी इमारत से हुई थी। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, सीमा खान, महीप कपूर, करण जौहर और करिश्मा कपूर इस पार्टी में शामिल हुए थे, जिनमें से 4 सेलिब्रिटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के साथ सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। पार्टी में शामिल हुए लोगों में से सीमा खान की तबीयत सबसे पहले खराब हुई। सीमा ने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट 11 दिसंबर को पॉजिटिव आई और उसके बाद करीना, अमृता और महीप ने अपना टेस्ट करवाया।
रविवार शाम को रिपोर्ट आने के बाद इन तीनों के भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो गई। सोहेल खान की पत्नी सीमा खान बांद्रा वेस्ट के किरण अपार्टमेंट में रहती हैं। अमृता अरोड़ा बांद्रा वेस्ट के सरकार हेरिटेज में, करीना बांद्रा वेस्ट के सदरू अपार्टमेंट में, वहीं करण जौहर बांद्रा वेस्ट के दो रेजिडेंसी और महीप कपूर अंधेरी वेस्ट में रहती हैं। लिहाजा बीएमसी ने करीना कपूर के घर बांद्रा वेस्ट की सुदरू अपार्टमेंट को सैनिटाइज करके सील कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएमसी की जो टीम है वो करीना की जो ये बिल्डिंग है बांद्रा स्थित, उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करने वाले हैं। इस इमारत के 11वीं 12वीं मंजिल पर करीना कपूर खान अपने परिवार के साथ रहती हैं। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को ही घर पे आइसोलेट कर लिया है। ऐसे में बीएमसी के कर्मी यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन का काम हो या टेस्टिंग कैंप का काम हो वो करने वाले हैं। आप लोग सर क्या करने वाले हैं यहाँ पर आज? मैडम सैनिटाइज करने के लिए भेजा है यहाँ पे। सैनिटाइज करने वाले कॉमन प्रीमाइसेस जो भी है सैनिटाइज करेंगे। अमृता अरोड़ा के बांद्रा वेस्ट के सरकार हेरिटेज वाले घर को सैनिटाइज करने के बाद सील कर दिया गया। करण जौहर के घर को भी बीएमसी की टीम ने सैनिटाइज किया है। करण जौहर की बिल्डिंग में 40 लोगों की RT-PCR जांच की गई है, जिसमें खुद करण जौहर और उनकी मां हीरो जौहर भी शामिल हैं। साथ ही करण जौहर के 10 स्टाफ का भी RT-PCR कराया गया। इन सभी की रिपोर्ट कल आएगी, तब जाकर पूरी पिक्चर क्लियर हो सकेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।